चलिए ऑडियो नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ऑडियो 1 में मैंने UDIN तक रिवाइज़ कराया था। चलिए उसके आगे शुरू कर रहा हूँ। सो मैं अभी पेज नंबर 24 पे हूँ। पेज 24 का मैं आपको क्रक्स रिवाइज़ करा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। मैं सिर्फ क्रक्स रिवाइज़ करा रहा हूँ आपको। देखिए, चाहे ऑडिट एज़ पर लॉ हो, चाहे नॉर्मल ऑडिट हो, जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से जो ऑडिट होती है, ठीक है, चाहे ऑडिट प्रिस्क्राइब्ड एज़ पर लॉ हो, चाहे फिर ऑडिट जो नॉर्मल जो होती है एज़ पर ऐसे वैसी हो, दोनों ऑडिट में जब दोनों ऑडिट की रिपोर्ट बनेगी तो मिनिमम एलिमेंट होना चाहिए। फिर से, दोनों ऑडिट अपने अपने तरीके से हो सकती है, बट दोनों ऑडिट में जब रिपोर्ट बनेगी, ऑडिट रिपोर्ट जब बनेगी तो कुछ मिनिमम एलिमेंट्स होनी चाहिए दोनों में। बस यही सारे पॉइंट है, इसमें और कुछ नहीं है। टाइटल, एड्रेस ही, आपको स्टेटमेंट देना है कि आप इंडिपेंडेंट थे, और आपको मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डिस्क्रिप्शन देना है, सिग्नेचर, प्लेस, डेट, मतलब बेसिक कुछ कुछ एलिमेंट्स है। आप 5-6 याद रखिएगा, ये सारा पॉइंट है। बाकी फिर उसके बाद एक इलस्ट्रेशन 8 है, वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। उसमें रिवाइज़ कराने को कुछ नहीं है, उसमें बस एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल से उन्होंने पूरा ऑडिट रिपोर्ट आपको समझाया है। मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ पेज नंबर 34 पे। मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये है आपका ऐसे 705। मैंने आपको ऑडियो 1 में भी समझाया था कि मॉडिफाई करने के सिर्फ 2 ही रीज़न हो सकते हैं। पहला, हमें एविडेंस मिला और उस एविडेंस के बेसिस पे हम कंक्लूड करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। दूसरा, हमें एविडेंस नहीं मिला, और एविडेंस नहीं मिला तो हम ये कैसे कह दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये 2 रीज़न है आपके ओपिनियन को मॉडिफाई करने के। अब मॉडिफाइड ओपिनियन 3 तरीके की होती है। मॉडिफाइड ओपिनियन 3 तरीके की होती है। क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, ये 3 तरीके की मॉडिफाइड ओपिनियन होती है। क्वालिफाइड का भी इशू करते हैं 2 केसेस में। हमें या तो एविडेंस मिल चुका है और हम कंक्लूड करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और उसका इम्पैक्ट कैसा है, मटेरियल बट नॉट परवेसिव। दूसरा, हमें एविडेंस नहीं मिला और हमें ऐसा पॉसिबिलिटी लगता है कि उसका इफेक्ट कैसा होगा, मटेरियल बट नॉट परवेसिव। एडवर्स क्या होता है? तो एडवर्स हम लोग तब इशू करते हैं जब हमें एविडेंस मिल चुका है और हम कंक्लूड करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मिस स्टेटमेंट है उसका नेचर मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। डिस्क्लेमर का भी इशू करते हैं जब हमें एविडेंस मिला ही नहीं और हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि इसका इफेक्ट मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। एक बार रिवाइज करते हैं, मटेरियल क्या होता है। मटेरियल मतलब सर ऐसा कुछ इवेंट जो किसी का डिसीजन चेंज कर दे, ऐसा कुछ इवेंट जिससे किसी का डिसीजन चेंज हो जाए। परवेसिव क्या होता है? परवेसिव एज सच मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को इम्पैक्ट करे, अमाउंट वाइज इम्पैक्ट करे, उसको बोलते हैं परवेसिव। खैर, तो ध्यान रखिए विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज़ एप्रोप्रिएट। तो हम किस तरीके की मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे ये डिपेंड करेगी 2 बातों में। फिर से, हम किस तरीके की मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे ये डिपेंड करेगी 2 बातों में। पहला, नेचर ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन, मतलब क्या मैटर है, उसका नेचर कैसा है जिससे मॉडिफिकेशन आ रही है। मतलब क्या हमें एविडेंस मिला, क्या हमें एविडेंस नहीं मिला, यही दोनों बातें होंगी। या तो हमें एविडेंस मिला या तो हमें एविडेंस नहीं मिला उस मैटर के बारे में। दूसरा, उस मैटर का आपको इफेक्ट क्या लगता है, मटेरियल लगता है कि परवेसिव लगता है। तो देखिए दोनों केसेस में आपकी ओपिनियन चेंज हो जाएगी। खैर, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, आपकी ओपिनियन डिपेंड करती है 2 बातों में। नेचर ऑफ द मैटर मतलब एविडेंस मिला कि नहीं मिला, और दूसरा उसका इफेक्ट कैसा है। बस खत्म। फिर एक टॉपिक शुरू होता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ड्यू टू अ मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन। देखिए इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहला, हम मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे टू रिमूव द लिमिटेशन।
रिमूव कर देता है तो हम प्रोसीड कर सकते हैं विद द ऑडिट प्रोसीजर्स। वो रिमूव नहीं करता है तो हम TCWG को कम्युनिकेट करेंगे एज़ पर SA 260। ठीक है, फिर भी बात नहीं बनती है, फिर भी जो लिमिटेशन है वो अभी भी लगी हुई है, तो ऐसे केस में हम देखेंगे उसका पॉसिबल इफेक्ट क्या पड़ रहा है। मटीरियल है बट नॉट परवेजिव है, तो ऐसे केस में क्वालिफाइड दे के ख़त्म कर देंगे ऑडिट। लेकिन उसका इफेक्ट मटीरियल भी है, परवेजिव भी है, तो ऐसे केस में मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो डिस्क्लेमर इशू कर दो या फिर विड्रॉ कर लो, आपके ऊपर है, चॉइस है आपको। या तो डिस्क्लेमर इशू कर दो या फिर विड्रॉ कर दो। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा टॉपिक शुरू होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। देखिए मैंने आपको ऑडियो 1 में एक समरी दी थी कि ये 706 में डील होगा, और 706 में कौन से मैटर आएंगे जो सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे। अच्छा, अब सर मोस्ट सिग्निफिकेंट ये कौन डिसाइड करेगा? ये ऑडिटर ही डिसाइड करेगा। ये उसका अपना प्रोफेशनल जजमेंट है कि उसको क्या चीज़ सिग्निफिकेंट लगती है और क्या चीज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट लगती है। तो ध्यान रखिएगा 706 में सिर्फ सिग्निफिकेंट मैटर्स आएंगे। अच्छा, अब इसमें दो पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर। एम्फेसिस ऑफ मैटर का मतलब क्या है? सर हम उस मैटर को एम्फेसाइज करा रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या तो प्रेजेंटेड है या डिस्क्लोज्ड है। प्रेजेंटेड कहाँ होता है? बैलेंस शीट P&L में। डिस्क्लोज कहाँ होता है? नोट्स टू अकाउंट में। तो जो बात पहले से ही यूज़र को बताई जा चुकी है, हम बस उसी को एम्फेसाइज करा रहे हैं। बस हम कुछ अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उसी को एम्फेसाइज करा रहे हैं। अब रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि इनसे उनका डिसीजन इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा, अब अदर मैटर क्या होते हैं? अदर मैटर वो जो ना प्रेजेंटेड है ना डिस्क्लोज्ड है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है 706 का? यही दोनों ऑब्जेक्टिव है। मैटर ऑल्दो प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड दैट इज ऑफ सच इम्पोर्टेंस। दूसरा एनी अदर मैटर दैट इज रेलेवेंट टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। तो बस हम इसी पे क्या कर रहे हैं? यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा जब आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ बना रहे हो तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। ये वो मैटर नहीं होने चाहिए जिससे आपने ओपिनियन को मॉडिफाई किया है। ये वो मैटर नहीं होने चाहिए जिससे आपने ओपिनियन को मॉडिफाई किया है, क्योंकि फिर वो मैटर तो 705 पे डील होते हैं ना। ऐसे मैटर तो 705 पे डील होते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर ये वो मैटर हैं जिससे आप ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहे हो तो फिर ये 706 में नहीं जाएंगे, 705 में जाएंगे। और ये की ऑडिट मैटर नहीं होने चाहिए। क्या? की ऑडिट मैटर नहीं होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से मैटर एम्फेसिस ऑफ मैटर में जा सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू फ्यूचर आउटकम ऑफ लिटिगेशंस और एक्शंस, early application of a new accounting standards, a major catastrophe that has had or continues to have a significant effect। तो ये सारी चीज़ें हैं। ध्यान रखिएगा एम्फेसिस ऑफ मैटर इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। आपको मॉडिफाइड देना है तो आप 705 पे जाइए, आप 706 में नहीं आ सकते। डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूज़र को कुछ बातें बतानी थी तो क्लाइंट ने कहा कि सर आप एम्फेसिस ऑफ मैटर में डिस्क्लोजर दे दीजिए, हमको क्या ज़रूरत है फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देने की। तो ध्यान रखिए, हम जो यहाँ पे डिस्क्लोजर देते हैं, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप डिस्क्लोजर ना दें। ठीक है, लास्ट है रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद 570 क्या था आपका? गोइंग कंसर्न। तो अगर आपको गोइंग कंसर्न में कोई बातें कहनी है, कोई बातें करनी है, तो आप 570 पे जाके कीजिए, या फिर आपका गोइंग कंसर्न का अलग से एलिमेंट बना है रिपोर्ट के अंदर ही, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही गोइंग कंसर्न का अलग से एक पैराग्राफ है। आपको गोइंग कंसर्न के बारे में जो भी कहना है आप वहाँ पे जाके कहिए। खैर, तो ये सारी बातें थी। अदर मैटर में ध्यान रखिएगा, अदर मैटर जब भी आप रिपोर्ट करो तो आप देखो कि ये मैटर कहीं प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन तो नहीं है, और कहीं ये की ऑडिट मैटर तो नहीं थे, कहीं ये मैटर प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन तो नहीं है, और कहीं ये मैटर प्रोहिबिटेड तो नहीं है, और दूसरा कहीं ये मैटर की ऑडिट मैटर तो नहीं थे। दो बातें, ठीक है। अच्छा, बस खत्म।
फिर शुरू होता है 701। 701 क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर, मैंडेटरी है इसका डिस्क्लोजर करना। और कौन से केस में मैंडेटरी है? लिस्टेड कंपनीज के केस में और अदर कंपनीज के केस में, जिस केस में आप डिसाइड कर सकते हो कि नहीं इसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग है, बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में भी आप की ऑडिट मैटर इशू कर सकते हो। ध्यान रखिएगा की ऑडिट मैटर वही मैटर होंगे जो आपने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रखा होगा TCWG को। ध्यान रखिए कोई नई बात आप की ऑडिट मैटर में नहीं लिख सकते हो। और ये भी ध्यान रखिएगा की ऑडिट मैटर ऐसे मैटर होने चाहिए जिसकी वजह से आप ओपिनियन को मॉडिफाई ना कर रहे हो। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ की ऑडिट मैटर की। सो दीज आर दोज मैटर दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस। की ऑडिट मैटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद द TCWG। पर्पस क्या है इसका? टू इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। और ऐसा कम्युनिकेट करने से क्या फ़ायदा होगा? यूजर्स को अंडरस्टैंडिंग होगी एंटिटी के बारे में और हमारे जजमेंट के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ध्यान रखिए हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर है, कौन सा मैटर नॉर्मल मैटर है। तो ध्यान रखिए अगर वो हाई रिस्क एरिया है, दूसरा उसमें आपका सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, उसमें आपका सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, और तीसरा कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन हुआ था जिसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। ये देखिए ये सब एग्जाम्पल है, एरियाज़ हैं, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन बस स्टैंडर्ड्स ने बस कुछ एरियाज बता दिए हैं। तो एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रिस्क, सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट, और तीसरा इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शंस। ये सारी बातें हैं। अच्छा, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्सटीट्यूट। किस चीज़ का सब्सटीट्यूट नहीं है? पहला, सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सटीट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, सब्सटीट्यूट फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद 570, अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। ध्यान रखिएगा ये सब्सटीट्यूट नहीं है डिस्क्लोजर का, मैंने आपको पहले ही समझाया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर आना चाहिए आप यहाँ नहीं दे सकते हो कि वहाँ नहीं देंगे, यहाँ दे देते हैं कि ऑडिट मैटर में, अलाउड नहीं है। मैंने आपको फिर बोला कि इस वजह से आप मॉडिफाई नहीं कर रहे हो ओपिनियन को। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप 705 में जाइए। गोइंग कंसर्न के बारे में अगर कुछ बातें आपको कहनी है तो 570 पे जाइए, या फिर उसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें जाइए। आप 701 में की ऑडिट 701 की ऑडिट मैटर में आप गोइंग कंसर्न के बारे में बात नहीं कर सकते हो। जब हर चीज़ का अलग अलग एलिमेंट बना है तो आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए ना। लास्ट क्या बोल रहा है? अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। हम ध्यान रखिए हम अलग अलग मैटर पे सेपरेट ओपिनियन नहीं बोल रहे हैं, हम क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट बता रहे हैं इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये 4-5 मैटर्स हैं जो कि ऑडिट मैटर बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 4-5 मैटर पे इंडिविजुअली अलग अलग विवरण दूँ, अलग अलग अपना ओपिनियन दूँ, इस मैटर की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा, उस मैटर की वजह से क्या इम्पैक्ट, नहीं। मैं पाँचों को क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट बताऊँगा, पाँचों का एक साथ क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट बताऊँगा। हाँ, ध्यान रखिएगा अगर उस वजह से आप मॉडिफाई कर रहे होते हो तो मॉडिफिकेशन के टाइम पे आप सारे मैटर्स के बारे में इंडिविजुअली समझाते हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर वो 5 मैटर ऐसे हैं जिससे आपकी ओपिनियन मॉडिफाई हो रही है, तब उस केस में आप उसको इंडिविजुअली समझाते ज़रूर हो। लेकिन वो एक की ऑडिट मैटर है तो आप अलग अलग नहीं समझाओगे, आप बस क्यूमुलेटिवली समझा दोगे कि हाँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। खैर, फिर आपका शुरू होता है 710। 710 बहुत छोटा स्टैंडर्ड है, इसमें 2 बातें ध्यान रखिएगा। पहले तो 710 का नाम क्या है? कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। क्या नाम है? कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का कंपैरिजन हो रहा है। इन्फॉर्मेशन का कंपैरिजन करने के 2 तरीके हैं, करस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करस्पॉन्डिंग फिगर्स क्या होते हैं? जब हम प्रीवियस ईयर का डेटा करेंट ईयर के डेटा से बिल्कुल अटैच करके दिखाते हैं, सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं, अगल बगल दिखाते हैं, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग फिगर्स।
कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, अलग अलग बनाते हैं, करेंट ईयर का अलग, प्रीवियस ईयर का अलग। कुछ बातें मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। हाँ, करस्पॉन्डिंग फिगर्स की डेफिनेशन क्या होती है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वेयर अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स for the prior period are included as an integral part of the current period financial statement and are intended to be read only in relation to amounts। मतलब अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ। करस्पॉन्डिंग फिगर्स में आप सिर्फ अपनी ओपिनियन जो देते हो वो करंट ईयर में देते हो, प्रीवियस ईयर से आपको कोई लेना देना नहीं होता है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है एंड आर इंटेंडेड टू बी रीड ओनली इन रिलेशन टू द अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स। तो सर जो कंपैरेटिव होते हैं उसमें हम दोनों सालों को कवर करते हैं, ओपिनियन बनाने के टाइम पे दोनों साल को कवर करते हैं। खैर बात करते हैं 710 के ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव यही है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस अबाउट वेदर द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, और सेकंड टू रिपोर्ट। यही दो मेरा ऑब्जेक्टिव है। कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं करस्पॉन्डिंग या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं जनरली कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। देखो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में आप ध्यान रखिए कि आपको 510 लगाना पड़ सकता है, मैं बोल रहा हूँ लगाना पड़ सकता है। खैर जनरली क्या क्या बातें हैं, पहले तो आप देखोगे क्या वो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन आपस में एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। अरे क्लोजिंग फिगर, ओपनिंग फिगर, ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा आप चेक करोगे कि दोनों में अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट है कि नहीं है, प्रीवियस ईयर में, करेंट ईयर में, दोनों में अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है कि नहीं है। चेंज हो सकता है लेकिन चेंज फिर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होना चाहिए। फिर आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लोगे 580 के हिसाब से, इससे मैनेजमेंट से, कि सारा डिस्क्लोजर वगैरह है कि नहीं है, प्रायर पीरियड आइटम प्रॉपर्ली नोटेड है कि नहीं है, डिस्क्लोज है कि नहीं है, ये सारी बातें आप लिखवा लोगे। खैर मुद्दे की बात मैं करता हूँ। तो मैंने आपको बोला था करस्पॉन्डिंग फिगर के केस में आप सिर्फ ओपिनियन में करंट ईयर को कवर करोगे, प्रीवियस ईयर को कवर नहीं करोगे। बट इसके